अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ पोलर स्कीम। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक जेनेरिक रिलेशन फाइंड किया था पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का, और वो इस तरीके से था कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एनी लाइन कोडिंग स्कीम विल बी इक्वल टू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द इम्पल्स ट्रेन एंड देन द स्पेसिफिक पल्स शेप की जो पावर स्पेक्ट्रल जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका स्क्वायर। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसी भी लाइन कोडिंग स्कीम की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो वो आ जाएगी। और फिर ये था कि यहाँ पे हमने इम्पल्स ट्रेन की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड की थी वो इस तरीके से थी कि ये 1/TB आर नॉट +2 समेशन RN cos ऑफ n ओमेगा TB। ये हमारे पास ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आई थी इम्पल्स ट्रेन की। तो आज हम इस जेनेरिक रिलेशन को लेके पोलर स्कीम की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पोलर स्कीम जो लाइन कोडिंग स्कीम है उसकी, अब जो पोलर लाइन कोडिंग स्कीम है उसमें हमें पता है कि वन इज ट्रांसमिटेड बाय अ पल्स PT, यानी कि वन इज ट्रांसमिटेड बाय पॉजिटिव पल्स एंड जीरो इज ट्रांसमिटेड बाय अ नेगेटिव पल्स। तो ये जीरो को नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस केस में देखें तो हमें जो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है इस इक्वेशन में, वो हमें R0 की वैल्यू फाइंड करनी है, RN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज हमें सबसे पहले फाइंड करनी होंगी। ये R0 अगर आप रिकॉल करें तो R0, R1, R2, R3 सो ऑन RN, ये बेसिकली हमारे पास एवरेजिंग पैरामीटर्स थे। और ये R0 जो है ये उस वक्त हमारे पास एवरेजिंग पैरामीटर आया था। ये ऑटो कोरिलेशन में ये चीज़ें हमारे पास आई थी, और ये हमारे पास उस वक्त आया था R0 जब हमने इस पल्स ट्रेन को डिले किया था। अगर ये हमारे पास, अगर ये ड्यूरेशन जो है, अगर ये ड्यूरेशन हमारे पास एप्सिलॉन है या TB/2 है, तो इसको अगर डिले कर दें या एडवांस कर दें बाय टा व्हेन टा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो उस वक्त जो हमारे पास एवरेजिंग कांस्टेंट आता है या एवरेजिंग पैरामीटर आता है वो R0 आता है। और R0 की वैल्यू जो है वो A² थी। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर ज़रा इसको अगर हम डिले करते हैं, और अगर डिले जो है वो एप्सिलॉन से कम है यानी कि इस पल्स ड्यूरेशन से कम है, तो ये अपने आप के साथ, क्योंकि इसका ओवरलैप आएगा, जब अपने आप के साथ इसका ओवरलैप आएगा यानी कि हर पल्स का अपने आप के साथ ही ओवरलैप आएगा, तो यह +1 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जब हम एक का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि R0 was equal to एवरेज वैल्यू ऑफ A² जो वो स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स थी। तो या तो जब आपस के साथ में मल्टीप्लाई होंगे +1 तो फिर भी +1 आएगा आंसर। जब ये -1 वाली पल्स अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगी, या अपने डिलेड वर्जन या अपने एडवांस वर्जन के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो फिर भी जो आंसर आएगा वो हमारे पास +1 ही आएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर भी, +1 का स्क्वायर भी 1 है और -1 का स्क्वायर भी 1 है। तो R0 की जो वैल्यू है वो जो कि R0 किसके बराबर होता है, और ये एवरेज वैल्यू है A² की, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास देयर आर n पल्सेस एंड A² इज इक्वल टू 1 फॉर ईच पल्स, द समेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज n। क्योंकि हमारे पास टोटल n पल्सेस हैं तो यहाँ पे जो है वो समेशन ये टोटल n के बराबर आ जाएगी। हर पल्स के लिए 1, तो हर जितनी नंबर ऑफ पल्सेस हैं उनको ऐड करेंगे तो n नंबर ऑफ पल्सेस हैं, तो ये समेशन जो है n के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास R0 की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि R1, R2, R3, RN सो ऑन, इनकी क्या वैल्यूज होंगी, तो ये अगर आप रिकॉल करें तो ये R1 हमारे पास वो एवरेजिंग कांस्टेंट होता है जब इस पल्स ट्रेन को हम इतना डिले करें कि ये वाली पल्स अगली पल्स के साथ ओवरलैप करना शुरू हो जाए, तो फिर जो हमारे पास एवरेजिंग पैरामीटर आता है वो R1 आता है। और जब ये वाली पल्स को इतना डिले करें कि ये वाली पल्स इस पल्स के साथ ओवरलैप करना शुरू हो जाए, तो फिर जो एवरेजिंग पैरामीटर आता है वो R2 पैरामीटर आता है। इसी तरीके से R3, R4 सो ऑन, ये चलते जाते हैं एवरेजिंग पैरामीटर्स। तो अगर हम ये देखें कि अगर R1 फाइंड करने की कोशिश करें, मोर ओवर बोथ AK एंड AK+1 आर आइदर 1 और -1, हेंस AK एंड AK+1 इज आइदर 1 और -1। क्योंकि ये हमने कहा कि R1 जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो R1 बेसिकली एवरेज वैल्यू है
ए के एंड ए के प्लस 1 की एवरेज वैल्यू है, और ए के है स्ट्रेंथ ऑफ दिस पल्स एंड ए के प्लस 1 इज स्ट्रेंथ ऑफ द अपकमिंग पल्स, जो अगली पल्स है उसकी स्ट्रेंथ है ए के प्लस 1। तो इनका जो प्रोडक्ट है ए के और ए के प्लस 1 का, ये या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, because the amplitude pulse amplitude AK is equally likely to be 1 and minus 1 on the average. Out of n terms, the product AK plus 1 is equal to 1 for n by 2 terms and equal to minus 1 for the remaining n by 2 terms. इसको अगर आप देखें कि अब ये हो सकता है कि एक पल्स हमारे पास जो मौजूदा पल्स है वो प्लस 1 है, जो उससे अगली पल्स है उसका वो भी प्लस 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए के और ए के प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आएगा हमारे पास। ये ऑप्शन ये हो सकता है कि मौजूदा पल्स प्लस 1 है, अगली पल्स माइनस 1 है, इन दोनों केसेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा इनका प्रोडक्ट ए के और ए के प्लस 1 का। तीसरा ऑप्शन जो हो सकता है, मौजूदा पल्स माइनस 1 है, अपकमिंग पल्स प्लस 1 है, इस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1, मौजूदा पल्स माइनस 1 है, अपकमिंग माइनस 1 है, तो इन दोनों केसेस में इस केस में जो प्रोडक्ट है वो प्लस 1 आएगा। तो हाफ ऑफ दी पल्सेस के लिए जो हमारे पास आंसर है वो प्लस 1 आएगा, और हाफ ऑफ दी पल्सेस के लिए जो आंसर है वो माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि ऑन दी एवरेज आउट ऑफ n टर्म्स the product AK plus 1 is equal to 1 for n by 2 terms and equal to minus 1 for remaining n by 2 terms. Therefore, ये n by 2 terms के लिए 1 और n by 2 terms के लिए minus 1, जब इसकी एवरेज लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगी, और 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेम आर्गूमेंट अगर हम अप्लाई करें तो ए के और ए के प्लस एन, यानी कि n की इससे बड़ी वैल्यूज के लिए भी हमारे पास जो ये एवरेजिंग पैरामीटर्स हैं आर एन वो 0 के बराबर होंगे फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि पोलर स्कीम में हमारे पास सिर्फ आर नॉट एवरेजिंग पैरामीटर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी ये सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगी, ये राइट साइड वाली ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। अब अगर हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें तो ये टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ आर नॉट बचेगी, और आर नॉट की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब है सिर्फ ये चीज हमारे पास बचेगी। तो ये चीज हमारे पास सिर्फ बच जाएगी। दिस इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द दिस लाइन कोडिंग स्कीम, पोलर लाइन कोडिंग स्कीम। और इसमें अभी हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पल्स। For the sake of comparison of different various schemes, we shall consider a specific pulse shape. Let pt be the rectangular pulse of width tb by 2, a half width rectangular pulse। जैसे हमने ये यहाँ पे देखी है कि अगर ये हमारे पास ये पल्स शेप हो इसकी पोलर रिटर्न टू 0 की, तो उस केस में हम देखते हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, यानी कि पल्स शेप हमारी जो रेक्टेंगुलर हो और इसकी जो ड्यूरेशन है वो टी बी बाई 2 हो। इसको अगर फोरियर का ट्रांसफॉर्म है तो रेक्टेंगल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सिंक फंक्शन होता है, और ये जो सिंक फंक्शन है इसको ये अब पी एफ ओमेगा का बेसिकली स्क्वायर हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पी एफ ओमेगा का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई टी बी। तो ये हमारे पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द पोलर रिटर्न टू 0 ये आएगी टी बी बाई 4 सिंक स्क्वायर ओमेगा टी बी बाई 4। इसको प्लॉट करें तो इसका प्लॉट जो है इस तरीके से दिखेगा। 0 फ्रिक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो कंपोनेंट है डीसी कंपोनेंट वो टी बी बाई 4 है, और ये चूंकि सिंक स्क्वायर है तो ये वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव है हमारे पास। तो इसको ये हमारे पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है पोलर रिटर्न टू 0 स्कीम की, ये ओमेगा है हमारे पास और ये एफ है। यहाँ पे एफ में अगर हमारे पास ये 1 ओवर टी बी जो इंटरवल है इसको हम आर बी का नाम दें, यानी कि पल्सेस नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड, तो उसको हम आर बी कह सकते हैं। इसको 1 ओवर टी बी कहने की बजाय हम आर बी भी कह सकते हैं कि आर बी पल्सेस पर सेकंड। तो इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद एनालाइज करें तो हम ये कह सकते हैं द ग्राफ शोज दैट मोस्ट ऑफ द पावर लाइज एट लोअर फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि ये जो 0 के करीब की फ्रिक्वेंसीज हैं मैक्सिमम पावर जो है वो इन्हीं फ्रिक्वेंसीज के ऊपर लाई कर रही है, हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो है वो कम पावर है। फिर ये कि एसेंशियल बैंडविड्थ जो है इसकी एसेंशियल बैंडविड्थ जो 0 से नॉर्मली फर्स्ट नल तक होती है एसेंशियल बैंडविड्थ जो है वो 2RB है। अगर हम हर्ट्स में देखें तो 2RB हर्ट्स है, या ओमेगा में देखें तो 4π/TB रेडियंस है। तो ये 2RB हर्ट्स है इसकी एसेंशियल बैंडविड्थ।
जो कि नाइक्विस्ट रेट से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब इस 2RB का मतलब ये है कि to transmit RB pulses, the bandwidth being utilized is 2RB in this polar scheme, जबकि नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि RB पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए RB/2 बैंडविड्थ हमें चाहिए। तो ये एक तरह से 4 टाइम्स हमें ज़्यादा, हमारी एसेंशियल बैंडविड्थ जो है 4 टाइम्स ज़्यादा है इसकी, इस पोलर स्कीम की, देन द रिक्वायर्ड, देन द मिनिमम थ्योरेटिकल बैंडविड्थ। नाइक्विस्ट की चूंकि ये है कि थ्योरेटिकल बैंडविड्थ होती है, तो थ्योरेटिकल बैंडविड्थ से 4 टाइम्स ज्यादा बैंडविड्थ है इस पोलर रिटर्न टू जीरो स्कीम की। इसी तरीके से कहता है कि अगर हम पोलर रिटर्न टू जीरो की बजाय पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो हम स्कीम देखें, उसमें चूंकि पल्स ड्यूरेशन जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि रिटर्न टू जीरो में तो हमारे पास जो पल्स है, रिटर्न टू जीरो में पल्स हाफ ऑफ द ड्यूरेशन में 1 हाई रहती है, फिर जब वो लो हो जाती है, जबकि नॉन रिटर्न टू जीरो में पूरी ड्यूरेशन के लिए पल्स जो है वो 1 ही रहती है। तो एक पल्स ड्यूरेशन जो है वो डबल हो जाती है। जब पल्स ड्यूरेशन डबल हो जाती है, इसका मतलब है कि अगर एक्सपेंशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इन कंप्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी बैंडविड्थ जो है वो कम हो जाती है, हाफ रह जाती है अगर ये नॉन रिटर्न टू जीरो स्कीम हो। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि पोलर सिग्नलिंग जो है वो नॉट द मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम, इसमें बैंडविड्थ जो है वो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया से 4 टाइम्स ज्यादा हमें चाहिए होती है। फिर हम ये देखा कि इसके अंदर कोई एरर डिटेक्शन और करेक्शन की इसमें कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये इसका डिसएडवांटेज था। एक और जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है डीसी के ऊपर वो नॉन जीरो है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। ये बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पे ये डीसी है, जीरो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डीसी होता है, तो डीसी के ऊपर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, TB/4 इसकी जो एम्पलीट्यूड है। तो ये नॉन जीरो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये एक डिसएडवांटेज, हम देखेंगे कि ये डिसएडवांटेज कैसे है। अगर एडवांटेजेस के ऊपर जाएं तो पोलर स्कीम जो होती है इसमें एरर प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें एक 1 को पॉजिटिव पल्स से और 0 को नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एरर प्रोबेबिलिटी इसमें सबसे कम होती है। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसपेरेंट स्कीम है, इसमें टाइमिंग इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली जो है एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अच्छा, अगर ये जो डीसी कंपोनेंट है इसको थोड़ा सा हम मजीद डिटेल में देखेंगे ये क्या चीज़ है। तो unfortunately, most long distance communication channels cannot transport a DC component. This is why most line codes try to eliminate the DC component being transmitted on the channel. अब देखें, अगर आपने ये वाली फिगर देखी होगी, ये डिफरेंट एम्पलीफायर्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ये फिगर देखी है, कोई एम्पलीफायर है जिसकी ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके अंदर ये कपलिंग कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इन कपलिंग कैपेसिटर्स का क्या काम होता है, कैपेसिटर में पता है कि डीसी को बेसिकली ब्लॉक करता है, तो ये एसी को पास होने देता है, डीसी को ब्लॉक करता है। इस वजह से ये कपलिंग कैपेसिटर्स यहाँ पे यूज होते हैं कि डीसी जो है वो यहाँ से पास ना कर सके, बल्कि सिर्फ एसी जो है वो पास करे। तो ये जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, दे आर एसेंशियल इन द एम्पलीफायर सर्किट्स, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर्स बायस वोल्टेज बाय एसी सिग्नल्स, क्योंकि बायस वोल्टेजेस जो होते हैं वो डीसी होते हैं, तो डीसी जो है वो यहाँ पे आउटपुट के ऊपर ना जाए, इसकी वजह से, इस वजह से ये कपलिंग कैपेसिटर्स जो है यूज किए जाते हैं। डीसी जो है ब्लॉक हो जाती है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर्स जो है वो यूज होते हैं प्रैक्टिकली, और ट्रांसफार्मर्स जो है वो डीसी को डीसी पास नहीं करते। इसलिए अगर हम कोई ऐसी लाइन कोडिंग स्कीम यूज करें जिसमें डीसी कंपोनेंट जीरो नहीं है, तो हमारी जो मोस्ट कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी, हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम पोलर रिटर्न टू जीरो स्कीम यूज करते हैं, उसमें डीसी कंपोनेंट एक हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, अगर कहीं आगे कम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी ब्लॉक हो जाएगी, सिग्नल जो है वो डिस्टार्ट हो जाएगा उसमें से गुजरने के बाद। तो ये चीज़ें जो हैं, इस वजह से हम डीसी को जो है वो अवॉइड करते हैं कि डीसी कंपोनेंट जो है वो नल हो। हमारी कोशिश होती है कि डीसी कंपोनेंट नल हो। अब डीसी कंपोनेंट को नल करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि हम पल्स की शेप जो है वो चेंज कर दें। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि देखें, ये हमारे पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी थी किसी भी लाइन कोडिंग स्कीम की। अगर हम ये करें कि जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, यानी कि जब ओमेगा जीरो हो,
तो पी ऑफ ओमेगा जीरो हो जाएगा, यानी कि उसका उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जीरो हो जाए जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो ये सारी चीज जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी विल बी जीरो एट डीसी, अगर ओमेगा जीरो पे पी ऑफ ओमेगा जीरो हो जाए। अब ओमेगा जीरो पे पी ऑफ ओमेगा जीरो कैसे होगा, इसको हम देख लेते हैं। ये पी ऑफ ओमेगा होता क्या है, बेसिकली पी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और उसकी ये इक्वेशन है पी ऑफ टी पावर माइनस जे ओमेगा टी फ्रॉम माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट। अब जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, यानी कि जब ओमेगा जीरो हो, ओमेगा की जीरो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ई टू द पावर जीरो जो है वो वन हो जाएगी, और ये पी ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू पी टी का इंटीग्रल। अब पी टी का इंटीग्रल से मुराद ये है कि एरिया अंडर दिस पल्स, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रल चूंकि एरिया हमें देता है अंडर द कर्व, तो अगर हम ये करें कि एरिया अंडर दिस पी टी जीरो कर दें, तो इसका मतलब है कि हम पी ऑफ जीरो विल बिकम जीरो, क्योंकि पी ऑफ जीरो में सिर्फ यही एक टर्म है, तो अगर एरिया अंडर द कर्व जीरो हो जाए तो ये चीज जीरो हो जाएगी। अब एरिया अंडर द कर्व जीरो करने का क्या तरीका हो सकता है कि हम पल्स शेप चेंज कर दें। हम ये करें कि अगर वैसे तो हम पोलर में ये करते हैं कि पोलर में जो हमारे पास पल्स होती है वन हम ट्रांसमिट करते हैं इस तरीके से, ये वन इस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं कि हाफ ऑफ द ड्यूरेशन में ये पोलर रिटर्न टू जीरो है, कि हाफ ऑफ द ड्यूरेशन में वोल्टेज हाई रहता है, अदर हाफ में वोल्टेज जीरो हो जाता है, तो ये पोलर रिटर्न टू जीरो है। लेकिन अगर हम पल्स शेप ऐसे चेंज कर दें कि फॉर हाफ ऑफ द टाइम पल्स जो है वो पॉजिटिव रहे और हाफ ऑफ द टाइम पल्स नेगेटिव रहे, अब ये सारे का सारा वन वन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये स्कीम यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व जीरो कर सकते हैं, और उस केस में पी ऑफ जीरो हमारी जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी कि डीसी नल जो है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम अचीव कर सकते हैं। अब ये जो लाइन कोडिंग स्कीम है, इस लाइन कोडिंग स्कीम को मानचेस्टर या स्प्लिट फेज कहा जाता है, या ट्विन बाइनरी सिग्नल जो है वो कहा जाता है। इसकी अगर एक इम्पल्स ट्रेन देखें तो वन जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, इससे जीरो जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, फिर जीरो जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये वन है। और ये इस तरीके से हम जो है एक पल्स को नई शेप दे सकते हैं, जिससे हम डीसी जो है वो नल हमारा हो जाएगा। और अगर हम ये काम करते हैं तो हमारा जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो इस तरीके से दिखेगी, ये जो हमें कर्व ये वाली दिख रही है, ये बेसिकली हमारे पास इसकी जो है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी स्प्लिट फेज की। पोलर की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये वाली थी, ये पोलर की थी, इसके मुकाबले में स्प्लिट फेज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो ये वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्लिट फेज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसका कंपोनेंट जो वो जीरो है, जबकि पोलर का जीरो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो कंपोनेंट जीरो नहीं है। तो इसमें पोलर में डीसी नल जो है डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, जबकि स्प्लिट फेज में डीसी नल है, डीसी का कंपोनेंट जीरो है। ये एक जो है वो इम्पल्स शेप को इस तरीके से चेंज करके तो डीसी नल जो है वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ऑन ऑफ जो सिग्नलिंग है उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो कैसे फाइंड की जाती है। थैंक यू वेरी मच।